दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सहित विभिन्न राज्यों की कला विषय के शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रस्तुत है 30 प्रश्नों की व्याख्या सहित नई श्रृंखला सुपर 30। और उम्मीद है कि आपकी कला विषय की तैयारी को आसान बनाएगी यह श्रृंखला। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको कला विषय से संबंधित नए वीडियो लगातार मिलते रहें। तो फिर चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ढोकरा शिल्प मुख्यतः किस धातु से बनता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पीतल से। ढोकरा शिल्प मुख्यतः पीतल धातु से बनता है। यह एक प्राचीन धातु ढलाई तकनीक है जिसे लास्ट वैक्स कास्टिंग या मोम का साँचा विधि का उपयोग करके बनाया जाता है। इस तकनीक में पहले मोम का एक मॉडल बनाया जाता है, फिर उस पर मिट्टी का लेप लगाया जाता है। जब मिट्टी सूख जाती है तो मोम को पिघलाकर बाहर निकाल लिया जाता है और उस स्थान पर पिघली हुई धातु ढल जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोक कला और जनजातीय कला के अंतर को ठीक दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जनजातीय कला में धार्मिक अनुष्ठान अधिक जुड़े हैं। लोक कला और जनजातीय कला दोनों पारंपरिक कला का रूप हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर होते हैं। जनजातीय कला में धार्मिक अनुष्ठान और आध्यात्मिक विश्वास अधिक गहरे से जुड़े होते हैं और यह अक्सर किसी विशेष जनजाति की विशिष्ट धार्मिक प्रथाओं, अनुष्ठानों, मिथकों और विश्वास प्रणालियों का हिस्सा होती है और इसका उपयोग अक्सर समारोहों, पवित्र स्थलों या व्यक्तिगत प्रतीकात्मकता के लिए किया जाता है। लोक कला भी पारंपरिक होती है, लेकिन यह अधिक व्यापक रूप से ग्रामीण समुदायों के दैनिक जीवन, त्योहारों और सामाजिक प्रथाओं को दर्शाती है। अगला प्रश्न है कि ललित कला एकेडमी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। ललित कला एकेडमी भारत की एक स्वायत्त संस्था है जो दृश्य कलाओं को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए समर्पित है। यह नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। अकादमी भारत और विदेशों में कला प्रदर्शनियों, सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन करती है। कलाकारों को यहाँ से छात्रवृत्ति और पुरस्कार भी मिलते हैं और इस एकेडमी का जो प्रमुख कार्य है वो है भारतीय कला के प्रचार और विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका के साथ ही भारतीय कला के दस्तावेजीकरण और संरक्षण का भी काम करना है। अगला प्रश्न है, भारतीय आधुनिक चित्रकला के जनक माने जाते हैं? तो ये हैं ऑप्शन ए, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा को व्यापक रूप से भारतीय आधुनिक चित्रकला के जनक के रूप में जाना जाता है। 19वीं सदी के अंत में उन्होंने भारतीय विषयों और पौराणिक कथाओं को चित्रित करने के लिए यूरोपीय अकादमिक यथार्थवादी शैलियों का उपयोग किया। उन्होंने भारतीय देवी देवताओं और पौराणिक दृश्यों को इस तरह से चित्रित किया जो भारतीय जनता के लिए सुलभ और समझने के योग्य था। उनकी कला ने भारतीय कला के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है कि एफएन सूजा किस कला समूह से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुंबई प्रगतिशील कला समूह। फ्रांसिस न्यूटन सूजा यानी एफएम सूजा मुंबई के प्रगतिशील कलाकार समूह यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैग सह संस्थापक और एक प्रमुख सदस्य में से थे। यह समूह वर्ष 1947 में स्थापित हुआ था, जिसका उद्देश्य भारतीय कला में एक नया आधुनिकतावादी दृष्टिकोण लाना था जो पारंपरिक और बंगाल स्कूल की शैलियों से अलग हो। सूजा की कला अपनी साहसिक रेखाओं, तीव्र रंगों और अक्सर विवादास्पद विषयों के लिए जानी जाती है, जो सामाजिक टिप्पणी और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का मिश्रण थी। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह आधुनिक और समकालीन कला के दुनिया में सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण संग्रहालयों में से एक। म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट 19वीं सदी के अंत से लेकर वर्तमान तक की कलाकृतियों का एक विशाल और व्यापक संग्रह है।
जिसमें पेंटिंग, मूर्तिकला, ड्राइंग, प्रिंट, फोटोग्राफी, वास्तुकला, डिज़ाइन और फ़िल्म आदि शामिल है। यह आधुनिक कला के विकास और प्रदर्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका या अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र का अर्थ है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सौंदर्य का दर्शन और अनुभव। सौंदर्य शास्त्र कला और सौंदर्य के अध्ययन से संबंधित दर्शन की एक शाखा है। इसका अर्थ है सौंदर्य का दर्शन और अनुभव। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि सौंदर्य क्या है, हम इसे कैसे अनुभव करते हैं और यह कला में कैसे व्यक्त होता है। सौंदर्य शास्त्र न केवल कला के सिद्धांतों और तत्वों का विश्लेषण करता है, बल्कि यह भी जांचता है कि कलाकृति भावनाओं, विचारों और संवेदी अनुभवों को कैसे उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय भारत में पहली बार किस शहर में स्थापित हुआ? तो ये है ऑप्शन बी, दिल्ली यानी नई दिल्ली में। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय भारत में पहली बार दिल्ली में स्थापित हुआ था और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय का उद्देश्य 1850 ईस्वी के बाद से भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक कला कृतियों को प्राप्त करना, संरक्षित करना और प्रदर्शित करना है। इसके बाद इसके अन्य केंद्र मुंबई में और बेंगलुरु में भी स्थापित किए गए। यह भारत में आधुनिक कला के विकास और प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगला प्रश्न है, कला आलोचना में 4 चरण कौन-कौन से होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्णन, विश्लेषण, व्याख्या और मूल्यांकन। कला आलोचना में सामान्यतः 4 मुख्य चरण होते हैं जो एक कलाकृति को समझने और उसका मूल्यांकन करने में मदद करते हैं। जैसे कि वर्णन, कलाकृति में क्या दिखाई दे रहा है, वस्तुएं, रेखाएं, रंग कैसे हैं। और इसी प्रकार विश्लेषण, कला के तत्वों को और सिद्धांतों को कैसे उपयोग किया गया है, जैसे कि रेखा, रंग, उसकी बनावट कैसी है, उसमें संतुलन, कंट्रास्ट या लय कैसा है, कैसे उपयोग किया गया है इन सब चीज़ों का। और इसी प्रकार व्याख्या यानी इम्प्रेशन, कलाकृति का अर्थ, संदेश या विचार क्या है, कलाकार क्या व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है, तो इससे हमें पता चलता है। और इसी प्रकार मूल्यांकन यानी कि इवोल्यूशन, कलाकृति कितनी सफल है, उसकी क्या खूबियाँ हैं, खामियाँ क्या हैं और उसका महत्व क्या है। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र का आधुनिक सिद्धांत किस विचारधारा से जुड़ा है? तो ये है ऑप्शन सी, उत्तर आधुनिकतावादी। सौंदर्य शास्त्र का आधुनिक सिद्धांत विशेष रूप से उत्तर आधुनिकता की विचारधारा से गहराई से जुड़ा हुआ है। और उत्तर आधुनिकता 20वीं सदी के मध्य से उभरा एक सांस्कृतिक, दार्शनिक और कलात्मक आंदोलन है जो आधुनिक सिद्धांतों के, विशेषकर सार्वभौमिक सत्य, तर्क और उद्देश्य की अवधारणाओं पर सवाल उठाता है। उत्तर आधुनिक सौंदर्य शास्त्र में कला की व्याख्या, संदर्भ और दर्शक के अनुभव पर जोर दिया जाता है। यह अक्सर बहुलवाद, विखंडन, व्यंग और विभिन्न शैलियों के मिश्रण को अपनाता है, जिससे सौंदर्य की परिभाषा अधिक सरल और व्यक्तिगत हो जाती है। अगला प्रश्न है कि अमृता शेरगिल की पेंटिंग शैली में किसका मिश्रण दिखाई देता है? तो ये है ऑप्शन बी, भारतीय और यूरोपीय शैली का। अमृता शेरगिल 20वीं सदी की एक महत्वपूर्ण भारतीय चित्रकार हैं। उनकी पेंटिंग शैली में भारतीय और यूरोपीय शैली का एक अनूठा और प्रभावशाली मिश्रण देखने को मिलता है। उन्होंने पेरिस में यूरोपीय कला का अध्ययन किया, जो जहाँ वे प्रभाववाद और उत्तर प्रभाववाद और क्यूबिज्म जैसे आंदोलन से प्रभावित भी रहीं। भारत लौटने के बाद उन्होंने अजंता के भित्तिचित्रों और पहाड़ी लघु चित्रों से काफ़ी प्रेरणा लेकर जो है भारतीय परंपराओं को सीखा। इस प्रकार से उन्होंने भारतीय और यूरोपीय शैलियों की तकनीकों का इस्तेमाल करके पेंटिंगें बनाई। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंटा एक प्रसिद्ध समकालीन कला प्रदर्शनी है, यह किस देश में होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जर्मनी में। डॉक्यूमेंटा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध समकालीन कला प्रदर्शनी है। प्रत्येक 5 वर्ष में जर्मनी के कैसल शहर में आयोजित की जाती है। इसकी शुरुआत 1955 में हुई थी और यह समकालीन कला के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली आयोजनों में से एक मानी जाती है।
अगला प्रश्न है, हुसैन की कलाकृतियाँ किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं ऑप्शन बी, प्रतीकात्मकता और समकालीनता के लिए। एम.एफ. हुसैन 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध भारतीय आधुनिक कलाकारों में से एक थे। उनकी कलाकृतियाँ मुख्य रूप से प्रतीकात्मकता और समकालीनता के लिए प्रसिद्ध हैं। हुसैन ने भारतीय संस्कृति, पौराणिक कथाओं, दैनिक जीवन और सामाजिक मुद्दों को अपनी कला में एक आधुनिक और अक्सर प्रतीकात्मक तरीके से प्रस्तुत किया। उन्होंने घोड़ों, देवियों और अन्य रूपांकनों का उपयोग अक्सर प्रतीकात्मक अर्थों में व्यक्त करने के लिए किया था। उनकी कला भारतीय पहचान और वैश्विक आधुनिकता के बीच एक संवाद स्थापित करती थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों का आयोजन करती है? तो ये है ऑप्शन डी, सभी, यानी कि आईसीसीआर और यूनेस्को और ललित कला अकादमी तीनों। आईसीसीआर यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है जो विदेशों में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देती है, जिसमें कला प्रदर्शनियां भी शामिल होती हैं। और यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है। ललित कला अकादमी भारत की प्रमुख राष्ट्रीय कला अकादमी है जो भारत और विदेशों में भारतीय कला को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन करती है। अगला प्रश्न है, आर्ट क्रिटिक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है कला की विवेचना और मूल्यांकन करना। आर्ट क्रिटिक या कला समीक्षक का मुख्य कार्य कला की विवेचना या मूल्यांकन करना। वे कलाकृति को गहराई से देखते हैं, उसके तत्वों, सिद्धांतों, विषय वस्तु, कलाकार के इरादे क्या हैं चित्र बनाने के, और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का विश्लेषण भी करते हैं। इसके बाद वे कलाकृति के महत्व, प्रभावशीलता और सफलता का मूल्यांकन करते हुए एक लिखित राय प्रदान करते हैं। कला समीक्षक का उद्देश्य दर्शकों को कला को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना और कला जगत में संवाद को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, समकालीन कला में इंस्टॉलेशन का क्या अर्थ होता है? तो ये है ऑप्शन सी, कला को किसी स्थान में तीन आयामी रूप में स्थापित करना। समकालीन कला में इंस्टॉलेशन का अर्थ है कि कला को किसी स्थान में तीन आयामी रूप में स्थापित करना। इंस्टॉलेशन कला अक्सर किसी विशिष्ट स्थान के लिए बनाई जाती है और इसमें विभिन्न माध्यमों में जैसे कि मूर्तिकला, ध्वनि प्रकाश, वीडियो प्रदर्शन और रोजमर्रा की वस्तुओं का उपयोग करके किया जा सकता है। इसका उद्देश्य दर्शक को कलाकृति के साथ शारीरिक और भावनात्मक रूप से जुड़ने के लिए एक अनुभव प्रदान करना होता है। अगला प्रश्न है, कथन कारण पर आधारित है। तो कथन है कि समकालीन कला में माध्यम और अभिव्यक्ति दोनों का प्रयोग विविध होता है और इसका कारण है कि समकालीन कलाकार केवल पारंपरिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए सही है और आर गलत है। कथन ए सही है क्योंकि समकालीन कला में माध्यम और अभिव्यक्ति दोनों का प्रयोग विविध होता है। समकालीन कलाकार अपनी कला को व्यक्त करने के लिए पेंटिंग, मूर्तिकला, वीडियो प्रदर्शन और इंस्टॉलेशन, डिजिटल आर्ट जैसे मिश्रित माध्यमों का उपयोग कई माध्यमों में करते हैं और शैलियों में करते हैं। हालांकि इसका जो कारण जो गलत बताया गया है कि समकालीन कलाकार केवल पारंपरिक तकनीकों का प्रयोग कर, वास्तव में समकालीन कला पारंपरिक तकनीकों के साथ साथ गैर पारंपरिक और प्रयोगात्मक तकनीकों को भी अपनाती है जो इसे आधुनिक और अनूठी बनाती है। इस प्रकार से इसका जो कारण है वो गलत है। अगला प्रश्न है, युग्म दिया हुआ है, कुछ कलाकार हैं और फिर उसकी शैलियां हैं, उसको मैच कराना है। जो सही युग्म है वो है ऑप्शन ए, रामकिंकर बैज मूर्तिकला में इन्होंने आधुनिक प्रयोग किए हुए। अब अगला प्रश्न है कि कला समाज का दर्पण होती है। यह विचार किस सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सामाजिक यथार्थवाद। कला समाज का दर्पण होती है। यह विचार मुख्य रूप से सामाजिक यथार्थवाद के सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। सामाजिक यथार्थवाद एक कलात्मक आंदोलन है जो सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकताओं को ईमानदारी से चित्रित करने पर जोर देता है। अगला प्रश्न है, वेनिस बिनाले का महत्व क्या है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह समकालीन कला का अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। यह दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण कला प्रदर्शनियों में से एक है, जिसकी शुरुआत 1895 में हुई थी। यह हर 2 वर्ष में इटली के वेनिस शहर में आयोजित होता है। वेनिस बिनाले विभिन्न देशों के कलाकारों को अपनी समकालीन कलाकृतियों को प्रदर्शित करने का एक प्रमुख मंच प्रदान करता है, जिसमें वैश्विक कला जगत में नए विचारों, प्रवृत्तियों और संवाद को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कलाकृति में गांधी जी की अंतिम यात्रा को चित्रित किया गया? तो वो है ऑप्शन बी, अंतिम यात्रा नामक पेंटिंग, जिसे बनाया था हुसैन ने। एम.एफ. हुसैन की कलाकृति अंतिम यात्रा, द लास्ट जर्नी, इसमें महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा को चित्रित किया गया है। हुसैन ने गांधी जी के जीवन और दर्शन से गहरी प्रेरणा ली थी और उनकी मृत्यु पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य। यह पेंटिंग गांधी जी के अंतिम संस्कार और उनके आदर्शों के प्रति एक कलात्मक श्रद्धांजलि थी, जो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाती है और हुसैन की प्रतीकात्मक और भावनात्मक अभिव्यक्ति की क्षमता को भी उजागर करती है। अगला प्रश्न है, कला समीक्षा का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन सी, कलाकृति की गहराई से विवेचना करना। कला समीक्षा का मुख्य जो उद्देश्य है वो कलाकृति की गहराई से विवेचना करना होता है। इसमें कलाकृति के विभिन्न पहलुओं, उसके तत्वों यानी कि रंग, रूप, रेखा, सिद्धांतों और विषय वस्तु के संबंध में विश्लेषण करना शामिल है। कला समीक्षक का लक्ष्य केवल प्रशंसा या आलोचना करना नहीं होता, बल्कि कलाकृति को समझना, उसकी व्याख्या करना और दर्शकों को उसके महत्व और अर्थ को समझने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस किस कला संस्थान से जुड़े थे? यह है ऑप्शन बी, शांति निकेतन। नंदलाल बोस भारतीय कला के एक प्रमुख व्यक्ति थे और वे शांति निकेतन के कला भवन से गहराई से जुड़े हुए थे। वहीं उन्होंने पढ़ाई की थी, वे वहीं पे शिक्षक भी थे और फिर वो बाद में शांति निकेतन के कला भवन के प्रधानाचार्य भी बने थे। उन्होंने वहाँ एक अद्वितीय कला शिक्षण पद्धति को विकसित भी किया था। बोस ने भारतीय कला परंपराओं, लोक कलाओं और प्रकृति के अध्ययन पर जोर दिया। उन्होंने कई प्रसिद्ध कलाकारों को प्रशिक्षित किया था और भारतीय कला के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक पारंपरिक माध्यम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिट्टी। मिट्टी एक पारंपरिक माध्यम है जिसका उपयोग सदियों से कला और शिल्प में किया जाता रहा है। मिट्टी का उपयोग मूर्तिकला, पॉटरी, टेराकोटा और विभिन्न प्रकार की लोक कलाओं को बनाने के लिए किया जाता है। एक्रेलिक और डिजिटल पेंटिंग अपेक्षाकृत आधुनिक माध्यम है, जबकि इंस्टॉलेशन एक समकालीन कला रूप। अगला प्रश्न है, रेखा का प्रयोग चित्रकला में होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूपरेखा, दिशा व गति दर्शाने के लिए। चित्रकला में रेखा यानी लाइन एक मौलिक तत्व है जिसका उपयोग कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए होता है। रेखा का प्रयोग मुख्य रूप से रूपरेखा, दिशा, गति दर्शाने के लिए किया जाता है। रेखाएं वस्तुओं के किनारों को परिभाषित करती हैं, आकृतियां बनाती हैं और दर्शक के आंखों को चित्र में निर्देशित करती हैं। घुमावदार रेखाएं प्रवाह और लय का सुझाव दे सकती हैं, जबकि सीधी व तिरछी रेखाएं ऊर्जा व स्थिरता को व्यक्त करती हैं। यह रेखाएं केवल रंग भरने के लिए नहीं होती, बल्कि कलाकृति में संरचना और अर्थ को जोड़ती हैं। अगला प्रश्न है कि आकार और रूप में मुख्य अंतर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गहराई के अभाव या प्रभाव में। आकार यानी कि शेप और रूप कला के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं और उनके बीच का मुख्य अंतर गहराई के अभाव या प्रभाव में है। आकार एक दो आयामी तत्व है, इसमें केवल ऊंचाई और चौड़ाई होती है, इसमें कोई गहराई नहीं होती। यह एक सपाट क्षेत्र है होता है जो एक रेखा से घिरा होता है। यह रंग या बनावट से परिभाषित होता है, जैसे कि एक वृत्त या एक वर्ग। इसी प्रकार रूप एक तीन आयामी तत्व है, इसमें ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई तीनों होती है। यह ठोस होता है और यह स्थान घेरता है, जैसे कि एक घन का है या गोले का रूप है। तो चित्रकला में कलाकार प्रकाश और छाया, परिप्रेक्ष्य और रंग के उपयोग से दो आयामी सतह पर रूप का भ्रम पैदा करते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहारी शैली मुख्यतः किस लघु चित्र परंपरा में आती है? तो यह है ऑप्शन बी, राजस्थानी।
बिहारी शैली का उल्लेख अक्सर राजस्थानी लघुचित्र परंपरा में किया जाता है और यह एक अलग प्रमुख शैली के रूप में। राजस्थानी शैली में विभिन्न क्षेत्रीय उपशैलियाँ भी शामिल हैं, जैसे कि मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़, कोटा, बूंदी जैसी शैलियाँ। हालाँकि बिहारी शैली का नाम एक विशिष्ट व्यापक रूप में मान्यता प्राप्त कला विद्यालय राजस्थानी या पहाड़ी शैलियों की तरह नहीं है। ऐसा यदि ऐसा कोई उल्लेख भी है तो यह है कि अक्सर राजस्थानी स्कूल की किसी स्थानीय भिन्नता के प्रभाव को संदर्भित करता है, क्योंकि बिहार का सीधा संबंध मुगल और राजस्थानी कला से रहा है। अगला प्रश्न है, टेम्परा तकनीक में प्रयुक्त होता है। तो ये है ऑप्शन सी, पिगमेंट प्लस अंडे की जर्दी। पिगमेंट यानी कि रंग द्रव्य के रूप में अंडे की जर्दी का मिश्रण किया जाता है। अंडे की जर्दी एक बाइंडर का काम करती है जो रंग द्रव्यों को एक साथ बांधती है और उन्हें सतह पर चिपकने में मदद करती है। यह एक प्राचीन चित्रकला माध्यम है जो अपनी स्थायित्व, तेजी से सूखने और चमकदार मैट फिनिशिंग के लिए जाना जाता है। टेम्परा में पानी भी मिलाया जा सकता है ताकि इसे अधिक काम करने योग्य बनाया जा सके, लेकिन अंडे की जर्दी इसका मुख्य बाइंडर होता है। अगला प्रश्न है, स्पेस या स्थानीयता के चित्रण में क्या सहायक है? ये है ऑप्शन बी, परिप्रेक्ष्य। स्पेस या स्थानिकता के चित्रण में परिप्रेक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण सहायक तकनीक है। परिप्रेक्ष्य वह कलात्मक विधि है जिसके द्वारा एक दो आयामी सतह पर गहराई, दूरी और त्रि-आयामी स्थान का भ्रम पैदा किया जाता है। कलाकार परिप्रेक्ष्य का उपयोग करके यह दर्शाते हैं कि वस्तुएं दूर जाने पर कैसे छोटी होती जाती हैं, समानांतर रेखाएं कैसे मिलती हुई प्रतीत होती हैं और कैसे रंग और विवरण दूर जाने पर धुंधले होते जाते हैं। यह कलाकृति में यथार्थवाद और गहनता प्रदान करता है। अगला और अंतिम प्रश्न है आज के अंक का, फोक प्लस मॉडर्न शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण निम्न में से कौन है? तो ये हैं ऑप्शन सी, जामिनी राय। जामिनी राय को फोक यानी कि लोक कला और आधुनिक शैली का चित्रकार माना जाता है। उन्होंने 20वीं सदी में भारतीय आधुनिक कला में एक अनूठा स्थान बनाया, जहां उन्होंने पारंपरिक बंगाली लोक कला शैली जैसे कालीघाट के पटचित्र और पटुआ चित्रकला से प्रेरणा ली। उन्होंने इन लोक शैलियों को सादगी, बोल्ड रेखाओं, सपाट रंगों और प्रतीकात्मकता को अपनी आधुनिक चित्रकला में एकीकृत किया। उन्होंने अपनी कला में भारतीय ग्रामीण जीवन, पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं के विषयों को एक आधुनिक और सुलभ तरीके से प्रस्तुत किया था। तो ये थे कुल 30 प्रश्न। उम्मीद है आपने सारे प्रश्नों को हल किया होगा या सुना होगा अच्छे से, तो इसका कई बार रिवीजन आप कर सकते हैं। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में 30 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।